Hi, welcome to the Enlightenment Academy and we are here with our another video whose topic is थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ वार्तालाप कर लेते हैं आपके और मेरे बीच में। जैसे आपने कभी नोटिस करा होगा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे बातें, बहुत सारी वादे, बहुत सारे प्रोमिसेस और बहुत सारी एक्सेप्टेंस करते हैं। जैसे मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज शाम को डोसा खाने चलते हैं। मैंने कह दिया ठीक है, चलते हैं। मेरी भतीजी ने मुझसे बोला कि चाचू आज ट्यूशन से आते वक्त पिज़्ज़ा लेकर के आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कभी घर पे फ़ोन करके बोल दिया कि ठीक है आज मटर पनीर या छोले बना देना। अब ये वो सारी चीज़ें कि अगर मैं अपने दोस्त को, जिससे मैंने कहा था कि ठीक है आज शाम को डोसा खाने चलेंगे और मैं डोसा खाने नहीं जा पाया, तो क्या इस चक्कर में वो मेरे ऊपर किसी तरह का लीगल चार्जेस लगा सकता है? नहीं। अगर मैं ट्यूशन से जाते वक्त पिज़्ज़ा लेकर के नहीं जा पाया तो क्या मेरी भतीजी मेरे ऊपर लीगल चार्जेस लगा सकती है? नहीं। अगर मैं घर पे पहुंचा और मेरे लिए वही करेले बने हुए थे या भिंडी बनी हुई थी, मेरे लिए छोले या मटर पनीर नहीं बना था, तो क्या मैं अपने घर वालों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता हूँ? नहीं। तो ये चलता कैसे है? ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई, लेकिन क्या हर जगह पे अगर हम वादा करते और वादा तोड़ दें तो क्या हम लीगल एक्शन ले सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अमेजॉन पर एक टीवी बुक कर दिया और उसके बाद मैंने वहाँ पर पेमेंट भी दे दी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से या वो उन्होंने मुझे टीवी नहीं दिया, तो क्या इस केस में मैं उनको ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये एक्चुअली वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क कैसे करता है, इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसका पॉइंट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ 1 सितंबर 1872 में। इसका मतलब कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही बन चुका था। वो क्या था? अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेक्शन 1 से लेकर के 75 सेक्शन तक जो भी आते हैं हमारे आते हैं जनरल प्रोविजंस में। 76 to 123 आते हैं सेल्स ऑफ गुड्स के सेक्शन में। 124 से 147 सेक्शन जो आता है वो आता है इंटीमेंडेंटी एंड द गारंटी। 148 to 181 आता है बेलमेंट एंड प्लेस। 182 to 238 आता है एजेंसीज एंड 239 to 266 सेक्शन आता है पार्टनरशिप में। अब बात यहाँ अगर हम समझाने की बात करें तो ये वाला 1930 में और पार्टनरशिप 1932 में इन लोगों के लिए एक अलग ही लेजिस्लेशन बना दिया गया और इनको यहाँ से हटा दिया गया। ध्यान रखिएगा, 76 to 123 सेक्शन गुड्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स का 1930 में एक अलग लेजिस्लेशन बना दिया गया और उसको एक अलग ही एक्ट दे दिया गया। इसी तरह से 239 से 266 तक के बीच में पार्टनरशिप को एक 1932 के एक्ट का नाम दे दिया गया और उसको अलग कर दिया गया, जो आपने अकाउंट में पढ़ा भी होगा। 1932 एक्ट पार्टनरशिप का चलता है। ठीक है, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या बचा? एक ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये क्या है? अब पॉइंट आता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, कि सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। सपोज दैट ये क्या चीज़ें हैं? प्रपोजल क्या है, प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, एग्रीमेंट क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज मैंने कहा कि ये मार्कर मुझे सेल करना है। मैं पब्लिक से कहता हूँ कि ठीक है, काम करता हूँ, मैं आपको ये मार्कर सेल करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया प्रपोजल, विच मीन्स ऑफर। जब आपने कहा कि ठीक है हम इसको खरीदने के लिए तैयार है, विच मीन्स ये आपका था प्रॉमिस, यानी कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा, जब मैंने बात करी मार्कर को बेचने की, सेल करने की, तो ये मेरा प्रपोजल था और जब आपने इसको एक्सेप्ट करा तो ये बन गया प्रॉमिस। अब बात है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब कि हम दोनों ही पार्टीज को, यानी कि बायर को या सेलर को या मुझे और आपको कुछ ना कुछ मिल जरूर रहा है। यानी कि अगर आप इसको खरीदते हो तो आपको मिल रहा है मार्कर, और अगर मैं आपको ये दे रहा हूं तो उसके बदले मुझे मिलता है पैसा। यानी कि हम दोनों की नीड कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है और हम दोनों को एक दूसरे के बदले में कुछ ना कुछ मिल जरूर रहा है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट क्या होता है? अब देखिएगा, एग्रीमेंट का मतलब जब हम कोई भी चीज़ ऑफर करते हैं, उसका कोई भी एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो वो ट्रांजैक्शंस क्या कहलाती है? वो ट्रांजैक्शंस कहलाती है एग्रीमेंट। क्या कहलाती है? वो एग्रीमेंट कहलाती है।
अब जब वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स करी जा सकती है, यानी कि उनके द्वारा फोर्सफुली लेकर के आई जा सकती है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब पॉइंट क्या आता है कि ये जो प्रॉमिस का है ये सेक्शन 2B के अंडर आता है, एग्रीमेंट आता है 2E के अंडर और कॉन्ट्रैक्ट आता है 2H के अंदर। सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 में आते हैं 2B, 2E, 2H। इसको याद करने के लिए याद करिएगा, बैड BED, डी को ट्रांसफर कर दीजिएगा H के साथ, तो BEH बन जाएगा। 2B में क्या आता है, प्रॉमिस, E में क्या आता है, एग्रीमेंट, और D यानी कि H में आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, BED तैयार याद रखिएगा आप इनके थ्रू। अब जैसे बात आता है कि ऑफर की या एक्सेप्टेंस की, प्रपोजल, प्रॉमिस या कंसिडरेशन का भी चल गया, एग्रीमेंट का भी पता चल गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ या कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका ये था कि अगर, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर मैंने अपने फ्रेंड से ये चीज़ बोली कि एक काम करते हैं कि डोसा खाने चलते हैं या शाम को चलूंगा, और मैं अपने उस प्रॉमिस को नहीं निभा पाया, तो ऑब्वियस बात है फ्रेंड मेरे ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। यानी कि अगर हम वो इसके लिए मेरे खिलाफ फाइल चार्ज करता है तो शायद वो अदालत के द्वारा, लॉ के द्वारा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो लीगल कंसिडरेशन, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। लेकिन जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया था कि जब मैंने आपसे यह बोला कि मैंने अमेजोन पर एक टीवी बुक करा और मेरी पेमेंट चली गई है, लेकिन अमेजोन से मुझे टीवी अब तक नहीं मिला है, तो इस चीज़ को मैं वहाँ पर लेकर के जा सकता हूँ, लीगल एक्शन ले सकता हूँ, और इन्फोर्सेबल बाय लॉ के तहत वो मुझे टीवी वापस करेंगे कि सॉरी, या तो वो मुझे टीवी देंगे या फिर वो मेरा पैसा वापस देंगे, दो में से एक चीज़ जरूर होगी। दैट्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या आता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि इसमें बायर और सेलर दोनों ही पार्टीज होनी बहुत जरूरी हैं। दो पार्टी जो होनी जरूरी हैं, जो एक किसी भी चीज़ का प्रपोजल देता है, दूसरा वो जो उसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं किसी से कोई बाइक चुरा करके ले आता हूं और उसे मैं किसी थर्ड पार्टी को बेचता हूं, मैंने किसी को उसे बेचा और उसको ये पता चल गया कि जो ये बाइक थी वो चोरी की थी जो मैं उसको बेच रहा था, और जब मैंने उसको बाइक दे दी तो उसने उसके बदले में मुझे पैसा नहीं दिया, तो क्या उस कंडीशन में मैं उसके खिलाफ जा सकता हूं? नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था यानी कि जो वस्तु थी वो लॉफुल नहीं थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब कि दोनों ही जो पार्टीज होती हैं जिनके बीच जो एक्सेप्ट या ऑफर करती हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलना जरूर चाहिए एक दूसरे के बदले में। नेक्स्ट आता है कंपिटेंट पार्टीज। कंपिटेंट पार्टीज का मतलब होता है कि वो अंडर 18 नहीं होने चाहिए, 18 साल से कम के बीच में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब या पागल थोड़े से जिसे कह सकते हैं, या मेंटली डिसेबल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब होता है कि वो दोनों ही पार्टीज एग्री होना चाहिए कि सपोज अगर मैं कहीं जा रहा हूं और मुझे किसी ने रोक लिया और उसने मेरे सिर पे रखी पिस्टल और मुझसे जोर जबरदस्ती करके कहा कि आपके पास जो भी है आप मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई तू ले जा, मेरी बाइक भी ले गया, पैसा भी ले गया, मोबाइल भी ले गया। क्या इस चीज़ के लिए मैं एग्री था? नहीं था, तो ये भी एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर मैं फ्री कंसेंट यानी कि मैं इसको करने के लिए पूरी तरह से मेरा अधिकार नहीं था, या फिर मेरा मन भी नहीं था, या मेरी स्वेच्छा, मेरी इच्छा नहीं थी, तो ये कहलाता है फ्री कंसेंट। अब पॉइंट आता है कि हु डजंट मीट क्राइटेरिया फॉर द कैपेसिटी, कि वो कौन होते हैं जो क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करते। ये पॉइंट वहीं से आ जाता है कंपिटेंट पार्टीज का। पहला आता है माइनर। माइनर का मतलब कि अंडर 18, ध्यान रखिएगा, माइनर का मतलब होता है अंडर 18। अंडर 18 मतलब एज ऑफ अंडर 18, जनसंख्या में मत समझ लेना। नेक्स्ट आता है मेंटल इनकैपेटेशंस, यानी कि इनकैपेबिलिटेशंस का मतलब होता है कि वो मेंटली डिसेबल ना हो, दे नो अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड द नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब कि वो नशे की हालत में नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि नशे की हालत में हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। अगर हमारे नशे की हालत में हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसको भी लीगल नहीं मान सकते। द नेक्स्ट इज वॉइड, मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज सेड टू बी वॉइड। आता है सेक्शन 2G के अंदर, यानी कि
जो चीज़ें, जैसे मेरी भतीजी ने मुझसे पिज़्ज़ा मंगाया लेकिन मैं लेकर के नहीं आ पाया, या फिर मैंने उससे कुछ काम कहा चाय बनाने के लिए, वो मुझसे चाय, मेरे लिए उसने फिलहाल चाय नहीं बनाई। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो लॉ के द्वारा फोर्सफुल नहीं करी जा सकती, वो कहलाती हैं वॉइड। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन, जो यहाँ पर बताया था कंसिडरेशन, यहाँ पर भी और आपको इस जगह यहाँ भी बताया गया था। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग विच इज गिवन एंड टेकन, यानी कि कुछ भी चीज़ जो हम दें और उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिले। ये किसके अंडर आता है? ये आता है कंसिडरेशन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नए पॉइंट की तरफ। टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किस किस बेसिस पे होते हैं? पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के मोड्स पर सबसे पहला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट आप सिर्फ 2 ही तरीके से कर सकते हो, या तो ओरल फॉर्म में किसी से बोलकर, या फिर रिटन फॉर्म में। कहते हैं कि हमने किसी को जुबान दे दी है, ये तो होता है ओरल फॉर्म, और एक होता है रिटन, जब हम किसी को लिख करके देते हैं। तो यहाँ पर क्रिएशन में या तो आप उसको ओरली बोल करके, आप वादा करके उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, या फिर रिटन फॉर्म में बना सकते हो। नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करिएगा कि सपोज दैट, यहाँ पर बात आता है कंडक्ट। अब वो कैसे होता है? मान के चलिए कि मैं किसी दुकान पर गया, और दुकान पर जाने के बाद मैंने दुकानदार से कहा कि काम करो, आप मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दे दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया, मैं नोट निकाला, मैंने उसके काउंटर पर रख दिया। कमाल की बात यह है कि ना तो मैंने उससे बोला, ना उसने मुझसे कुछ कहा, और मैं बिस्कुट का पैकेट लेकर के अपने घर पे आ गया। अब इस सिचुएशन में क्या मैंने उसको पैसे के लिए बोला था? नहीं। पर यहाँ पर मेरी इंटेंशन थी कि मैंने पैसा लिया और मैं आ गया, और दिया और मैं आ गया, और बिस्कुट लेकर क्या मैं आ गया और मैंने उसको पैसा दे दिया। सेकंड केस देख सकते हैं, मैं यहाँ से कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह जाता हूँ, और वो टेम्पो वहीं से चलने वाला है, मैं गया और उस टेम्पो में मैं जाकर के बैठ गया। अब इंटेंशनली मुझे पता है कि ये टेम्पो उस जगह जाता है जहाँ पर मुझे पहुँचना है, और टेम्पो वाले को भी ये पता है कि ये इसलिए इस टेम्पो में बैठा क्योंकि उससे भी वहाँ पर जाना जहाँ तक मेरा टेम्पो जाता है। तो यहाँ पर हमने किसी से बात नहीं करी, ना तो हमने रिटर्न बोला ना ओरली बोला, लेकिन हमारी इंटेंशन सेम थी, तो हमारे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये होता है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मैं एक हल्का सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। अगर आपने मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में एक केस था कि जो लड़की, वो बच्ची मुन्नी, जो पाकिस्तान से आती है, सलमान खान उसे अपने घर में रखता है, उसे खिलाता है, पिलाता है, और बाद में उसको छोड़ करके आ जाता है। इसका मतलब वो इंटेंशनली था कि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि इसके बदले में उसे कुछ मिलने वाला था, उसने सिर्फ उस चीज़ को करा। तो ये हमारा एज अ क्रिएशन में आता है, ये आते हैं एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एक तो होता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट? इसका मतलब मैंने अमेजॉन पर एक अपने लिए टी शर्ट ऑर्डर कर दिया, और मैंने उस पर मोड ऑफ पेमेंट को चुना कैश ऑन डिलीवरी, और वहाँ से मुझे टाइम मिला कि आफ्टर 3 डेज़ वो टी शर्ट मुझे मिल जाने वाली है। अब इस सिचुएशन में मैंने बुक कर दिया है, वो टी शर्ट मुझे मिली नहीं है, और मैंने उसे पेमेंट दी नहीं है। एट दैट पॉइंट हम इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन अभी वो पूरी फुलफिल नहीं हुई है, ना तो टी शर्ट मेरे पास आई है, ना ही मैंने उसके बदले में उसको पैसा दिया है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड ठीक इसके बाद वाला होता है, यानी कि जब वो टी शर्ट मुझे मिल जाए और मैं उसको पेमेंट कर दूँ, यानी कि मुझे मेरी चीज़ मिल गई और अमेजॉन को उसको उसकी चीज़ मिल गई। दैट्स द पॉइंट, ये हमारा कहलाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। द नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट पहले बताया गया था। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि ये नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ होता है, यानी कि हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। नॉर्मल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी किसका, कि डोसा खाने वाला। नेक्स्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ होता है, जो हमने एग्रीमेंट करा है और उसमें अगर लॉ आ जाती है, इन्फोर्सेबल बाई लॉ है, तो वो कहलाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? क्या वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। इसमें एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। यहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सपोज दैट मैंने एक कार बुक करी और मैंने कहा कि लोगों को क्या काम करता हूँ, मैं तुम्हें घुमाने के लिए राजस्थान लेकर के चलता हूँ, पर किसी सिचुएशन की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने बाहर के टूरिस्ट का राजस्थान में जाना बैन कर दिया कि हम उस दिन जा ही नहीं सकते। ये हमारा कहलाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में,
कि हमारी इंटेंशन नहीं थी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन बट कंडीशनली वो सिचुएशन आ जाती है, तो वो कहलाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अंतर होता है। एग्रीमेंट नॉर्मल आपको पता है क्या होता है कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। बट द पॉइंट इज दैट कि जब हमारी इंटेंशन ना हो किसी भी काम को करने की, बट एक कंडीशनली वो हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे शादी की बात चल रही थी कि हाँ भाई नॉर्मल शादियाँ होंगी या नहीं होंगी, जैसा भी था पैंडेमिक से पहले। पैंडेमिक आ गया, लोग क्या शादी कर पाए? नॉर्मली हुई, पर वो शादियाँ नहीं हो पाई जो था, या उन्होंने अपनी शादी को आगे जा करके पोस्टपोन कराए, बहुत सारे रीजंस थे ऐसे। तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या था, ध्यान करिएगा। जो एग्जांपल मैंने दिया था कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ और मुझे किसी ने मेरे कनपट्टी पर पिस्टल रख करके मुझसे कहा कि आप अपनी बाइक मुझे दे दो। मैंने उसको बाइक दे दी, पॉइंट। अब वो जाने के बाद जब वो लेके चला गया, तो अब ये मेरे ऊपर सिचुएशन करती है कि क्या मैं उसके खिलाफ एफआईआर करता हूँ या नहीं करता। ये मेरी चॉइस है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि वो आया, उसने पिस्टल दी और मैंने उसको ले जा करके दे दिया डर की वजह से। जान जाती, इससे अच्छा बाइक चली गई। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ अब जा करके मैं पुलिस केस करता हूँ तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी कि जब दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज में से एक पार्टी अपनी मर्जी से उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ बना देता है, तो उस सिचुएशन में आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो छीनने वाला था वो नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर केस हो, लेकिन जिसने छीना यानी कि मुझसे जो छीना गया है, तो मैंने उसको पुलिस में ले जा करके मैंने उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी कि ऐसे ऐसे ये घटना हुई थी और इस तरह का कोई व्यक्ति था जिसने मुझसे ऐसा ज़बरदस्ती या डरा धमका करके मेरे से मेरी बाइक छीन ली है। दैट इज़ द कॉल्ड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है कि यानी कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हम कॉन्ट्रैक्ट से कब बाहर आते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कब फुलफिल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। यानी कि जो भी अमेजोन वाला एग्जांपल दिया गया था कि वो शर्ट लेकर के आए, 3 दिन के बाद उसने मुझे शर्ट दे दी और उसने मुझे टी शर्ट दे दी और मैंने उसको पैसे दे दिए। उसने अपना काम करा, मैंने अपना काम करा। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, उसने अपना काम करा, मैंने अपना काम करा, पैसे दे करके हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फिनिश हो गया। पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट। डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट का मतलब होता है कि मैं अपनी मर्जी से कोई काम कर लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि मेरा एक फ्रेंड ने मुझसे पैंडेमिक से पहले कुछ पैसे उधार लिए और वो लेने के बाद क्या कहते हैं, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसकी नौकरी चली गई। अब उस सिचुएशन में मैं उससे कहता हूँ काम कर, तो मुझे पैसे मत दे, रहने दे। तो दैट इज़ द पॉइंट कि ये मेरी मर्जी थी, मेरा एग्रीनेस था, दैट्स वाई कि मैंने उस पैसे को छोड़ दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर इम्पॉसिबिलिटीज हो जाए। मान करके चलिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी शादी होने वाली है और अब उस सिचुएशन में शादी से कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो क्या अब लड़की की फैमिली अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवाएगी? वो नहीं करवाएगी। तो ये सिचुएशन आती है डिस्चार्ज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटीज़ ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि एक ऐसे सिचुएशन आ जाना जहाँ पर वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। या अब हमने पैंडेमिक की बात करी थी कि किसी कंपनी ने ऑर्डर दिया कि ठीक है हमें मई में इतनी शर्ट्स चाहिए होंगी, तो कंपनी ने कह दिया ठीक है। जनवरी में ऑर्डर बुक हो गया था कि मई में हमें शर्ट्स चाहिए, लेकिन पैंडेमिक लग गया, सब कुछ बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, माल भी नहीं आ जा सकता था। क्या उस सिचुएशन में वो जो कंपनी थी वो अपने ऑर्डर को फुलफिल कर सकती थी? वो नहीं कर सकती थी। ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस की, वो एक सिचुएशन की वजह से नहीं कर पाई। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाई लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक सिचुएशन होती है कि आपको उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही एक्शन लेना होता है। अगर आप उस पीरियड के अंदर एक्शन नहीं लेते हो तो फिर आप उसके वैलिड नहीं माने जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे ए ने बी से 5,000 कुछ पैसे लिए, मीन्स 10,000 या 15,000 रुपये ले लिए 5 साल के लिए। बी और इवनली के उसने ये कहा कि मैं अगले 5 साल में धीरे धीरे 1 महीने कर करके मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा इंस्टॉलमेंट पर। कमाल की बात यह कि ए ने एक भी महीने के पैसे उसे नहीं दिए। अब उस सिचुएशन में बी ने बीच में उसे फ़ोन करता कि हाँ भाई पैसे दे जाओ, उसने नहीं दिया, ठीक है। दूसरी बार फ़ोन करा, नहीं हुआ, ठीक है।
तीसरी बार हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, तीसरी बार भी। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। अब 3 साल के बाद बी जाता है कोर्ट के पास कि हाँ जी ऐसी ऐसी सिचुएशन, उसने सारी कंडीशंस कोर्ट को बताई और कमाल की बात है कि कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया। रीज़न क्या था कि एक टाइम के बाद भी उसके पास पहुंचा था, 3 साल के बाद। अगर उससे पहले पहुंचा होता तो शायद वो एक लीगल एक्शन भी लेता। इसका मतलब जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो एक टाइम होता है, उस टाइम के अंडर ही क्या कहते हैं एक्शन लेना चाहिए, तभी उसे लीगल माना जाएगा, अदरवाइज वो भी इलीगल माना जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मर्जर ऑफ राइट। मर्जर ऑफ राइट यानी कि चीज़ों के मिल जाने की वजह से भी कई बार चीज़ें थोड़ी सी अप या डाउन हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए ने बी के यहाँ पर 2 साल के लिए रेंट पर मकान लिया और वो बी उसके लिए एग्री भी हो गया, लेकिन 1 साल के बाद ए बी से कहता है कि एक काम करो, मुझे आपका घर खरीदना है, और बी इस चीज़ के लिए एग्री भी हो जाता है। तो अब उस सिचुएशन में जैसे ही वो घर बिक जाएगा तो फिर क्या, क्योंकि अब जो ए है वो उस फ्लैट का मालिक बन गया, क्या इस सिचुएशन में ए बी को रेंट देने जाएगा? वो नहीं देने जाएगा। तो इसका मतलब डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मर्जर ऑफ राइट, उस राइट का मिलना, कि जो पहले किराएदार था अब वो वहाँ का ऑनर बन गया, दैट्स वाई कि वो उसको किराया नहीं देगा। नेक्स्ट आता है रेमिडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, कि रेमिडीज की अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होता तो उसके लिए फिर क्या क्या तरीके हैं या रेमिडीज क्या हैं, कि कंपनसेशन फॉर लॉसेस और डैमेजेस कॉसेस बाय अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर किसी अवस्था में कोई डैमेज होता है या फिर किसी भी तरह का कोई हानि होती है तो इसके बदले में एक पार्टी दूसरी पार्टी से कंपनसेशन यानी कि मुआवजे की डिमांड कर सकती है। अब यहाँ पर आता है टाइप ऑफ डैमेजेस क्या क्या है। सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस होता है ना, नॉर्मली डैमेजेस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए ने बी से कहा कि मैं 1 महीने के बाद तुमसे आलू खरीदूंगा, 10 किलो आलू खरीदूंगा 500 रुपये के हिसाब से, लेकिन सडनली 1 महीने के बाद रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो बी पहुंचता है उसके पास, कहता है भाई साहब आपने वादा तो करा था लेकिन वो महंगे हो गए, तो मैं आपको 500 में 550 में बेचूंगा। तो उसे कहता है ठीक है तो 550 में बेच दे। तो ये ऑर्डिनरी डैमेज है, इसके पीछे चीज़ें चल सकती है। नेक्स्ट आता है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज में वो डैमेज आता है, सपोज दैट कि ए को एक मशीन चाहिए थी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसके पास एक ऑर्डर आया हुआ था, और वो बी के पास जाता है जो कि किसका काम करता है, वो बी करता है ट्रांसपोर्ट का काम। और ए ने बी को जाकर के सारी कंडीशन बता दी कि मुझे इतनी तारीख तक ये मशीन चाहिए, और बी ने इस चीज़ का वादा भी कर दिया कि ठीक है कॉन्टैक्ट हो गया कि मैं इस तारीख तक तुम्हें मशीन पहुंचा दूंगा। बट किसी कंडीशन की वजह से बी उस मशीन को नहीं पहुंचा पाया ए के पास। इस सिचुएशन में ए को जो एक बड़ा ऑर्डर मिलना था वो ऑर्डर नहीं मिल पाया। इस सिचुएशन में ए बी के खिलाफ कंपनसेशन के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट आता है विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। इसका मतलब होता है कि कोई किसान है, उसने एक चेक दिया बैंक में ले जा करके कि मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं खाद ले सकूं और अपनी फसल को उगा सकूं, लेकिन किसी रीज़न से बैंक की गलती की वजह से उसने उसके उस चेक को डिसऑनर्ड कर दिया। बाद में पता चलता है कि गलती किसान की थी नहीं, गलती कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक बैंक की हुई थी। तो इस सिचुएशन में वो फार्मर चाहे तो बैंक के खिलाफ कंपनसेशन के लिए बोल सकता है और उसको वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये हमारा आता है विंडिक्टिव और द एग्जाम्पलरी डैमेजेस, यानी कि यहाँ पर मान सम्मान की बात आ जाती है। दैन नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस मतलब होता है कि डैमेजेस होना भी या ना होना भी, यहाँ पे 5, 10, 20, 25 कुछ बहुत ही नॉर्मल डैमेजेस होता है, तो इसको काउंट करना ना करना बात की बात है। नेक्स्ट आता है डैमेजेस फॉर द डेटेरोटेशन। नेक्स्ट आता है डैमेजेस फॉर द डेटोरेशन कॉजेज बाय डिले, यानी कि लेट होने की वजह से किसी भी तरह का डैमेज होता है। सपोज़ कि मैंने किसी से कोई सामान मंगवाया, आलू वगैरह कोई सब्ज़ी मंगवाई या कोई भी चीज़ मैंने मंगवाई और वो टाइम पर नहीं आई, वो उससे काफ़ी लेट आई और जिसमें लेट आने की वजह से वो चीज़ ख़राब हो गई। तो एट दिस सिचुएशन भी मैं उससे एक तरह से कंपनसेशन का क्लेम कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने इस आज टॉपिक में पढ़ा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। होपफुली
कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और बातें समझ में भी आई होंगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए हैं। तब तक मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।